नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएलए ऑन हॉटलाइन के जरिए हम लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र का किस तरीके से विकास किया है, किस तरीके से विकास की बयार वहां पर बही है, कौन कौन से ऐसे काम है जो हो पाए और कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो पाए और उसके पीछे क्या कारण रहे, ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो आपने देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, चाहे वो जेजेपी के विधायक हों, चाहे वो इनेलो के विधायक हों, लगातार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे यही हम जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने विकास किया है। लेकिन आज एमएलए ऑन हॉटलाइन में हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं और पंचकुला से विधायक भी हैं। उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि अभी तक का उनका ये विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो किस तरीके से रहा है। ये तो हम जानने की कोशिश उनसे करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पंचकुला में किस तरीके से उन्होंने विकास किया है। 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, 2 बार से लगातार वहां से विधायक हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो हमने देखा है कि लगातार जो है पंचकुला में विकास के काम उन्होंने किए हैं और कई ऐसे काम हैं जो मिसाल भी बने और इसको लेकर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ज्ञानचंद गुप्ता जी, समय निकालने के लिए, हमें समय देने के लिए। सर धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। जी सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है सर, मैं यही आपसे जानना चाहूंगा एमएलए ऑन हॉटलाइन सर कि पंचकुला का किस तरीके से आपने विकास किया है पिछले, अगर हम, क्योंकि अब तो 10 साल हो गए आपको लगभग, तो पंचकुला को किस तरीके से आपने एक स्मार्ट सिटी के तौर पर, मतलब मैं हालांकि मैं सिर्फ पंचकुला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहां पर कौन कौन से ऐसे काम है जो आपने किए और आपको लगता है कि ये ऐसे काम है, जब आप एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे तो आप उनको बताने का काम करेंगे कि भाई देखिए मैंने ये काम है जो काम किए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने वाकई में पंचकुला का बहुमुखी विकास किया है, तो आप एक बार फिर से मुझे मौका दीजिए। देखिए अमित जी, 2014 से 2019 और 2019 से 2024 लगभग 10 वर्ष का ये कार्यकाल पंचकुला में जो एक उपेक्षित पंचकुला था वो आज पंचकुला और विकसित पंचकुला कहलाने लगा। 10 साल के अंदर जो पहले नेग्लेक्टेड पंचकुला था आज सिलेक्टेड पंचकुला बन गया। आज पंचकुला के अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने प्रयास किया है कि जो वायदे हमने अपने संकल्प पत्र में किए थे उन वायदों को पूरा कर सके और उससे भी आगे बढ़ करके बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। हमने शायद वो संकल्प पत्र में भी नहीं लिखे थे, लेकिन जनता की मांग को देखकर, जनता की तकलीफों को देख करके हमने बहुत सारे नए कार्य किए। किसी भी एक व्यक्ति के लिए 5 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं जी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 जो चीजें हैं आम आदमी के लिए बहुत जरूरी। बिजली के क्षेत्र की हम बात करें, 2014 से पहले पंचकुला जिला के अंदर केवल 8 घंटे बिजली आती थी। आज पंचकुला के अंदर 24 घंटे बिजली यहाँ पर आ रही है और हमने पंचकुला के अंदर बिजली की सप्लाई को पूरा करने के लिए 66 केवी सब स्टेशन, 2 33 केवी सब स्टेशन ये लगा करके बिजली की आपूर्ति। आज पंचकुला के अंदर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई कभी कट लगता हो। जहां तक पानी की बात करें, 2014 से पहले पंचकुला में पानी की भारी कमी थी। एक बहुत बड़ी परियोजना जो कांग्रेस राज के अंदर फाइलों के अंदर दबी थी, हमारा कजौली वाटर वर्क्स से 18 क्यूसिक पानी लाने का एमओयू हुआ था, लेकिन जो वहां से पानी लाने के लिए पाइपलाइन डलनी थी वो कांग्रेस के शासन में नहीं पड़ी।
जी, जब हमने 2014 के बाद देखा कि इस प्रकार की परियोजना पेंडिंग है, तो मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए कजौली से लेकर पंचकूला तक 65 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवा करके जी, पंचकूला के लोगों की प्यास को बुझाया। इसके अलावा पंचकूला में 50 नए ट्यूबवेल गांवों के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ हमने लगाया। आज मैं दावे से कहता हूँ कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, शहर है या गांव है, आज पंचकूला में कहीं भी पानी की कोई कमी नहीं। तीसरा विषय जो रहता है वो सड़कों का रहता जी, है। नेशनल हाईवे 73 2005 से कांग्रेस के राज के अंदर पेंडिंग थी। 2 बार प्रयास हुए कांग्रेस के राज में। प्रयास क्या, केवल घोषणाएं हुई। 2008 के अंदर भी घोषणा हुई, 2005 के अंदर भी, 4 के अंदर भी घोषणा हुई कि हम जल्दी ही ये नेशनल हाईवे 73 बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वो काम पूरा नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमने तुरंत 2015 के अंदर नेशनल हाईवे 73 का निर्माण कार्य शुरू किया और 2017 में लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से ये जी, नेशनल हाईवे 73 बन करके तैयार। हुँ, इसके अलावा मैं कहूंगा कि ये नेशनल हाईवे 73 बनने के पश्चात पंचकूला की तस्वीर बदली है, पंचकूला की तकदीर बदली, हुँ, क्योंकि ये नेशनल हाईवे बनने के पश्चात सभी गांवों को इस नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा गया और नेशनल हाईवे बनने के पश्चात जो जमीनों के रेट 2014 से पहले 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपया एकड़ का था, आज वो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया एकड़ इस हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो गया, क्योंकि सभी गांवों को हमने इस नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा। आज लगभग 20 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य गांवों के अंदर चल रहे हैं और जल्दी ही वो और कंप्लीट हो जाए। ये मैं आपको जी, एक चीज और बताऊंगा कि ये बिल्कुल हमने सर। दूसरी बार हम सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं। हुँ, इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से हमारा पंचकूला शिक्षा की दृष्टि से मुझे इस बात का फख्र है कि जो पंचकूला किसी समय 21वें नंबर पर था, तो ये जो हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमारे, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूलों के बोर्ड एग्जाम में पंचकूला किसी समय 21वें स्थान पर था और आज अब की बार पंचकूला नंबर 1 पर आया। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। बिल्कुल। यहाँ पर 7 नए संस्कृति स्कूल, पीएम श्री स्कूल वो शुरू हुए। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन या यूं कह लीजिए कि स्किल एजुकेशन, यहाँ पर आईटीआई उसकी शुरुआत हो चुकी है। पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन क्लासेज वहां पर शुरू हो चुकी हैं। ये हुँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग की, जी, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, जल्दी ही हुँ, उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकूला की एक शान बनकर के उभरा। पिछले 3-4 साल के अंदर जिस प्रकार से निफ्ट के अंदर एडमिशंस को लेकर के लोगों में भारी क्रेज है कि वो किसी भी प्रकार से पंचकूला के निफ्ट में एडमिशन ले। इसके अलावा संस्कृत कॉलेज जो आज माता मनसा देवी के प्रांगण के अंदर लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होने वाला है। हुँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये जी, लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ। तो यूं हुँ, कहिए कि जो एजुकेशन की फील्ड के अंदर
हमने 10 साल के अंदर जो आज 48 साल के अंदर नहीं हुआ वो हमने 10 साल के अंदर करके दिखाया। बाकी सारे जिलों के अंदर जी हरियाणा रोडवेज के डिपू थे। पंचकूला केवल ऐसा एक जिला था जहां हरियाणा रोडवेज का कोई भी डिपो नहीं। जब लोगों ने मुझे चुन करके भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, तो मुझे जानकारी मिली कि हम पंचकूला के अंदर हमारा कोई रोडवेज का कोई डिपो नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है। हमने 87 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप और उसके साथ साथ 150 बसों का हरियाणा रोडवेज का बेड़ा जो आज हरियाणा रोडवेज पंचकूला के नाम से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमने विकास की दृष्टि से अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जी जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है पंचकूला के अंदर, वो पहले 100 बेड का था 2014 से पहले, लेकिन आज वो हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। और वो सारी सुविधाएं जो कोई बड़े से बड़े एक हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, वो सारी सुविधाएं आज पंचकूला के हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर है। आज जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो हमारी पुरानी पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जो आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है, 250 बेड का हॉस्पिटल, जो आयुष का हॉस्पिटल है, वो वहां पर बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से आज चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमने कार्य, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग को हो, पंचकूला शहर के अंदर जिस प्रकार से व्हीकल बढ़ रहे हैं, कारें बढ़ रही हैं, 3 बड़ी व्हीकल की जो मल्टी लेवल पार्किंग है उनका निर्माण पहले डीसी कार्यालय के अपोजिट जो है वो हमने कराया। उसके पश्चात गुरुद्वारा श्री लाटा साहब के अंदर, माता मनसा देवी के प्रांगण के अंदर आज ये जो सारी की सारी जो हमारी पार्किंग्स है, ये बनकर के तैयार है। आज 105 बेड का, 105 कमरों का गेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जी 2017 के अंदर शुरू हुआ, 2019 के अंदर हमने कंप्लीट किया। ये जो मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ अमित जी, इन सब का शिलान्यास भी हमने किया और इनका उद्घाटन भी आपने किया। हाँ, तो ये हमारी जो कोई भी एक प्रोजेक्ट पिछली सरकार का शुरू नहीं हुआ। पिछली सरकार के अंदर पंचकूला की क्यों उपेक्षा की गई, उसका एक कारण था, एक राजनीतिक कारण। पंचकूला जो कि अम्बाला लोकसभा का हिस्सा है जी, यहाँ अम्बाला लोकसभा से कुमारी शैलजा तो यहाँ से लोकसभा की सांसद और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा, ये एक बहुत इनका जो आपसी प्यार कहूंगा, आपसी जो इनका पार्टी के अंदर जो आपसी तालमेल है, वो सब आप जानते हैं। और उसका खामियाजा पंचकूला को भुगतना पड़ा। अगले 5 साल के अंदर फिर पंचकूला से जो विधायक बने भाई अपने डीके बंसल बने, वो भी क्योंकि हमारी शैलजा के ग्रुप के थे, इसलिए वहां पंचकूला को नेगलेक्ट किया। तो पंचकूला की जो उपेक्षा हुई है जी, हमने 10 साल के अंदर इतने काम किए हैं जो पिछले 48 साल के अंदर नहीं हुए। लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक किताब हमने शाया की है। और उसके अंदर चाहे वो हर सेक्टर के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, और सभी जो सेक्टर्स के अंदर हमने जिस प्रकार से 3 बार सड़कों का निर्माण किया, नए राउंड अबाउट्स बनाए, ये पंचकूला की
खूबसूरती के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक पंचकूला के अंदर पार्कों की बात करें, आज पंचकूला सिटी ऑफ पार्क्स कहलाने लगा। 275 हमने छोटे पार्क डेवलप किए और लगभग 18 पार्क बड़े पार्क डेवलप किए, जिनका मेंटेनेंस और मैं समझता हूँ कि पार्क बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात, एक हम बहुत अच्छा पार्क जो पूरे ट्राई सिटी के अंदर नहीं, पूरे इस नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखने योग्य होगा, इसके अंदर मल्टी फीचर्स है, बहुत सारी नई नई उसके अंदर पार्क के अंदर हमने जो दिए गए हैं, और जिसके बनने के पश्चात आपको ये लगेगा कि पंचकूला के अंदर ये जो पार्क है मल्टी फीचर पार्क, इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चीजें जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट में दी है। तो इस प्रकार से हमने पार्क्स को लेकर के भी पंचकूला के अंदर बहुत विकास के काम किए, और पंचकूला जो कभी उपेक्षित पंचकूला था, आज विकसित पंचकूला बनकर के सामने आया। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपने बताया कि किस तरीके से जो काम 48 सालों में नहीं हो पाए, वो काम आपने 10 साल में करके दिखा दिए हैं पंचकुला में। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का किस तरीके से आपने विकास किया, ये तो आपने हमें बताया ही। लेकिन सर, एक और जो समस्या वहाँ की देखने को मिलती है, एनक्रोचमेंट के बारे में बात की जाती है, जिसको लेकर आप काफ़ी गंभीर भी दिखाई पड़े। मुझे याद है कि अभी हाल ही में उसको लेकर आपने बैठक भी की थी। इसके अलावा इसके साथ ही एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर, कि कुछ तो ऐसे काम होंगे जो आपको लगता है कि भाई ये काम और हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी कारणवश कहीं न कहीं आपको लगा कि समय कम पड़ गया या कोई और वजह रही जिसकी वजह से उसको आप पूरा नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि समय कम पड़ गया, क्योंकि 10 साल का समय काफी लंबा समय होता है, और उस समय के अंदर जो मैक्सिमम विकास के कार्य, चाहे वो गांव के अंदर जाकर के देखिए, शहर के अंदर देखिए, हमने वो कार्य करने का काम किया। मुझे लगता है कि एक जो विषय है वो है केवल जो झुग्गी झोपड़ी के लोगों का रिहैबिलिटेशन का, वो काम भी जल्द शुरू होने वाला है। हमारी सरकार ने, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से लोगों को प्लॉट दिए हैं, मकान दिए हैं, पंचकूला के अंदर भी वो जो प्लॉट और मकान जल्द ही लोगों को मिलने वाले हैं, जिससे वो एक समस्या है जो वो भी खत्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि आज जो पंचकूला के अंदर, चाहे वो मैंने कहा शहर के अंदर, कोई भी काम नजर नहीं आता। सबसे बड़ा काम एक डंपिंग ग्राउंड का था, जो 30 साल का एक गंद का टोकरा, गंदगी का टोकरा, जो सेक्टर 23 के अंदर 30-35 साल से, जब से पंचकूला बना, डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 23 के अंदर था। उस डंपिंग ग्राउंड को बदल करके हम भूलीवाला ले गए थे। अब भूलीवाला से भी वो जो डंपिंग ग्राउंड है, वो गांव पटवी के अंदर चला गया। रोज जो कूड़ा सफाई करने का और हमने जो अभियान शुरू किया, रोज जो कूड़ा पंचकूला का जो कूड़ा है वो पटवी के अंदर था। डोर टू डोर कलेक्शन, जो गार्बेज कलेक्शन है, ये योजना हम यहाँ पर पंचकूला के अंदर लेकर के आए हैं, जो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। जी, बिल्कुल। तो सर, ये तो पंचकुला के विधायक होने के नाते सवाल हमने आपसे किए सर। अब मैं चाहता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष होते हुए भी कुछ सवाल आपसे हो जाए सर। और पहला सवाल, क्यों देखिए, विधानसभा अध्यक्ष होते हुए भी कई आपने मिसाल जो है वो कायम की है, और सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको इस बात का ही जाता है कि ई विधानसभा शुरू करने का काम आपने किया, और कई ऐसे कानून हैं हरियाणा के जो आपने इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको लेकर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल सर इसको लेकर मेरा ये है कि बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो अल्पमत में है, और इसको लेकर मुझे अच्छे से याद है कि कांग्रेस का एक जो डेलीगेशन है वो आपसे मुलाकात भी कर चुका है। तो सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या विचार है इस पर आपका? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है या सरकार अल्पमत की बात, जी, ये होता है एक पॉलिटिकल एजेंडा। एज पर जो आज विधानसभा के अंदर पार्टी पोजीशन है, पार्टी के सदस्यों की संख्या है, उस संख्या के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास 41 सदस्य है, 10 सदस्य जेजेपी के पास है, 29 सदस्य जो है
वो कांग्रेस के पास है। और टोटल जो संख्या हमारी है वो 87 है, जिसमें 5 निर्दलीय, 1 इंडियन नेशनल लोकदल और 1 जो HLP। तो 87 की संख्या में कांग्रेस के पास आज केवल 29 मेंबर। वो पता नहीं किस तरीके से आत्मत की सरकार बताते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय को मिले थे, राज्यपाल महोदय ने उनसे उनके समर्थकों की सूची मांगी थी, लेकिन वो आज तक वो सूची दे नहीं। तो इसलिए इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके वो ये सरकार अल्पमत की सरकार है, इस प्रकार का प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तथ्य कुछ और ही है। ये सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का अल्पमत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था भूपेश सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल जो बनता है सर, वो ये है कि जेजेपी के भी 2 विधायकों को लेकर आपके पास शिकायत आई है और ये कहा जा रहा है जेजेपी की ओर से कि जो दोनों विधायक है हमारे, ये पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं और इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए, उसको खत्म किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अभी जी 2 माननीय सदस्यों के खिलाफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक शिकायत आई है कि ये लोग जननायक जनता पार्टी के जो नियम है उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे, या किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी की स्टेज पर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे। वो तथ्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जो शिकायत आई है वो टेक्निकली ठीक है या नहीं, लीगली ठीक है या नहीं, इसके बाद जो पूरी तरह से इसकी समीक्षा करने के बाद उसके पश्चात, और जब तक वो लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के अपना स्थिति स्पष्ट नहीं करते तब तक कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं। तो जो भी निर्णय होगा, जो हमारा संविधान है, जो हमारे विधानसभा के नियम और कानून है, उसी के मुताबिक जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। बिल्कुल सर, एक सवाल किरण चौधरी को लेकर भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि किरण चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी यही मांग की जा रही है जो जेजेपी की ओर से जेजेपी विधायकों को लेकर की जा रही है कि भाई उनकी भी सदस्यता को खत्म किया जाए, उसको भी रद्द किया जाए। उसको लेकर क्या सोच है आपकी और किस तरीके से नियम क्या कहता है? क्या सदस्यता उनकी जाएगी तो कैसे जाएगी, कैसे खत्म होगी? जो आपने अंतिम प्रश्न किया था वो श्रीमती किरण चौधरी के बारे में कहा कि उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक शिकायत आई है। मैंने कहा ना, जो भी शिकायत आती है उसके सारे तथ्य, सारे जो डिटेल्स है वो जानना अति आवश्यक होता है, तभी उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाता है। उसकी लीगलिटी के क्या वो लीगल है, ठीक है, क्या टेक्निकली ठीक है, क्या नियमों के अनुसार जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है या फिर पटिशन डाली है वो नियम कानून के मुताबिक बनी हुई है। ये सारी चीजें जानने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम व्यक्तिगत रूप से अपील होकर के उनकी बात जिसके खिलाफ कोई शिकायत है उनकी बात भी सुनने के पश्चात ही कोई निर्णय कर पाते हैं। तो हम सभी तथ्यों पर विचार कर रहे हैं और उचित समय पर निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल सर। सर तो क्या संभावना आप देख पा रहे हैं अब हरियाणा में बीजेपी की, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार सरकार है सर आपकी, और अब 2-3 महीने के अंदर एक बार फिर से चुनाव में जाना है सर, क्या संभावना है बीजेपी की, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज अमित जी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभी 3 दिन पहले आज आदरणीय अमित शाह जी ने जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनका शंखनाद पंचकूला की पवित्र भूमि से किया। और उस बैठक के अंदर जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश वहां अपने कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से सर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अब चुनाव नजदीक है तो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जा रहा है,
पुजारियों की सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, उनको सैलरी देने का ऐलान किया जा रहा है, सफाई जो कर्मचारी हैं उनको मानदेय दिया जा रहा है, उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फैसले सरकार ने ले रही है ताकि उसको चुनाव में फायदा हो जाए। तो चुनाव को देखते हुए सब फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार डर गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तरह तरह के वायदे कर रही है, हम वायदे नहीं प्रैक्टिकल पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आने वाले इस चुनाव में हमारी सरकार बनने के बाद हम ये काम करेंगे, ये चीजें लोगों को देंगे। हमने तो प्रैक्टिकली लोगों को जो कहा है वो दे रहे हैं और उनको ऊपर अभी से हम अमल कर रहे हैं। जो जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो केवल घोषणाएं ही उनके ऊपर अमल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी वायदे कर रही है, सरकार उन घोषणाओं के ऊपर अमल कर रही है। यही फर्क है जो आज आम जनता को समझ आ रहा है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ मिलकर के कंधे के साथ कंधा मिला करके सरकार काम कर रही है, हमारी दुख तकलीफ को दूर कर रही है, तो हमें उस पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर तीसरी बार अवश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, और मैं बस यही जानना चाहूंगा आपसे कि उम्मीद करें कि पंचकुला से एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता जी चुनावी मैदान में हमें दिखाई पड़ेंगे और वहां की जनता का आशीर्वाद और प्यार आपको मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ अपना डिसीजन कोई नहीं होता, पार्टी का डिसीजन होता है, संगठन का डिसीजन होता है। पार्टी अगर ये इस काबिल समझेगी, पार्टी अगर चुनाव लड़ने के लिए आदेश करेगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तीसरी बार भी पंचकुला से हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। तीसरी बार पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताने के लिए लोग तत्पर हैं। जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमारी इस खास कार्यक्रम एमएलए ऑन हॉटलाइन में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला के विधायक भी हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पंचकुला में पिछले 10 सालों में उन्होंने विकास की बहार बहाई है, किस तरीके से चहुमुखी विकास जो है पंचकुला का हुआ है। और इसके साथ ही वो तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 48 सालों में जो काम नहीं हुए वो काम हमने 10 सालों के अंदर करके दिखा दिए हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे थे, बिजली, पानी, सड़क की समस्या से वो जूझ रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमने इन सब पर काम किया है, उससे अब पंचकुला की जो जनता है वो ये फैसला जरूर करेगी। उसको पता है कि किसने किसके लिए काम किया है, और इसीलिए जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो प्यार है, एक बार फिर से बीजेपी को जरूर मिलने वाला है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।